रीता न्यूज से मोहन झा। रीता न्यूज में मंत्री जी आपका स्वागत है। मंत्री जी, आपको बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी ने तीसरे बार प्रत्याशी बनाया है, तो आपका अपने पार्टी पर क्या कहना है, आपके अपने नेताओं को? सबसे पहले तो मैं बेनीपट्टी की महान जनता को धन्यवाद देता हूँ कि यहाँ सर्वेक्षण करने वाले लोग मेरे पार्टी के आए थे। जो राष्ट्रीय स्तर से यहाँ सर्वेक्षण हुआ, उस सर्वेक्षण में भी ये जो रिजल्ट आए वो यह था कि विनोद नरेंद्र झा को ही चुनाव लड़ना चाहिए, और हमारी केंद्रीय नेतृत्व ने ही इस पर मुहर लगाई और मुझे ये मौका दिया। नहीं तो मैं एमएलसी था और मेरी भी इच्छा थी कि मैं बेनीपट्टी से चुनाव लड़ूं। तो सब मिलाकर बेनीपट्टी जनता और मेरे नेतृत्व धन्यवाद के पात्र हैं, जिसके कारण मैं यहाँ खुद पुनः उम्मीदवार बना। बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र में आपने 10 वर्षों से यहाँ आए हैं, आपने कार्य क्षेत्र किया है। कौन कौन ऐसा विकास काम किए हैं जो आप जनताओं के बीच रख सकते हैं? देखिए, विकास तो पिछले 15 सालों में जितना हुआ उतना पिछले 30 वर्षों में नहीं हुआ, और वो एनडीए ने किया है। तो विकास तो एक अलग है, लेकिन उससे अतिरिक्त मेरा मामला है। मैं 2010 में यहाँ चुनाव लड़ने आया था। मैं बेनीपट्टी के बहुत गांव को नहीं जानता, हालांकि मैं इसी जिला का रहने वाला हूँ। इसके बावजूद यहाँ की जनता ने मुझे 13,000 मतों से जिताया था, और इसलिए मैं उसका शुक्रगुजार था। मैंने प्रण लिया कि मैं हारूं या जीतूं, मैं बेनीपट्टी में रहूंगा, और मेरी अर्थी बेनीपट्टी से उठे जब मेरा निधन हो, ये मैंने संकल्प लिया। और उसी संकल्प के अधीन भारत में यह पहला होगा कि कोई जनप्रतिनिधि हारने के बाद अपना घर बेनीपट्टी में या उस क्षेत्र में बनाए जहां से वो हार चुका है। और मैं हार करके भी इसीलिए बनाया कि बेनीपट्टी से मेरा लगाव था, और बेनीपट्टी के प्रति मैं कृतज्ञ था, उसी का कृतज्ञता ज्ञापित करना भी था। और इसलिए होने के बावजूद, एमएलसी होने के बावजूद ये आवश्यक था कि मैं बेनीपट्टी में आऊं और विकास करूं। मेरे 5 सालों में ही यहाँ की जितनी बड़ी सड़कें हैं वो बनी हैं, उससे भी बड़ा 30 सालों से यहाँ कोर्ट हुआ करता था, लेकिन लोगों को 107 के मुकदमे के लिए भी मधुबनी जाना पड़ता था। मेरे होने के बाद ही यहाँ लोग कोर्ट में, यही कोर्ट आ गया। दूसरा, जब मैं मंत्री बना तो ये जेल आया। कोर्ट बन गया था, लेकिन जेल जाने में विलम्ब हुआ, क्योंकि मुकदमे में लोगों को जाना पड़ता था रामपट्टी जेल। और इसलिए काम गिनाऊं तो ये 1-2 मिनट में नहीं होगा। मैंने जितने पुल बनाए, जितने घाट बनाए, पोखरों के, जितने पुस्तकालय का निर्माण हमने करवाया, जिस तरह हर घर में बिजली लगाने में मेरी भूमिका है, बहुत। इसलिए जितना काम मैं कहना शुरू करूं तो बहुत लंबा हो जाएगा। इतना जरूर कहता हूं कि बेनीपट्टी से मेरा जीवन मरण का नाता है। इसके विकास के लिए मैं पद पर रहूं ना रहूं, मैं लगा रहूंगा। ये मेरा घर है। बेनीपट्टी की जनता अगर आपको पुनः विधायक बनाता है तो कौन ऐसा 5 काम कर देंगे जिससे बेनीपट्टी की जनता को काफी लाभ मिलेगा? 5 काम से ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि बेनीपट्टी में कई चीजें हैं जो करने की आवश्यकता है। सबसे पहले तो इसको नगर का दर्जा देना है, शहर का दर्जा, जो देने में विलम्ब हुआ। हालांकि मैं ये मंत्री रहते ही कर देने वाला था, लेकिन वो जनगणना विभाग ने इसको रोक लगा दी, इसीलिए अभी नोटिफिकेशन नहीं हुआ है। लेकिन मुख्य काम वो नहीं है। मुख्य काम वो है कि बेनीपट्टी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर आने की क्षमता रखता है। यहाँ कालिदास की जन्मभूमि है, जिस जन्मभूमि का पूरी तरह विकास और उन्नयन नहीं हुआ, राष्ट्रीय स्तर पर पहचान स्थापित नहीं हुई, उस काम को मैंने आगे बढ़ाया। और मंत्री होते ही मैंने कालिदास के नाम पर महोत्सव का की शुरुआत कराया बिहार सरकार की ओर से। और मैं धन्यवाद देता हूं भारत सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने जब भारतमाला कार्यक्रम शुरू किया तो कालिदास की धरती को मंडन मिश्र की धरती से जोड़ने का संकल्प लिया। काम प्रारंभ हो गया। अब सवाल है कि बेनीपट्टी से उत्तर का जो इलाका है वो डूब वाला इलाका है। थोड़ी सी बारिश में लोग डूबने लगते हैं। जब ये न बन जाएगा तो ये राष्ट्रीय क्षितिज पर आएगा, और आने के साथ साथ यहाँ स्कूल, नए शिक्षण संस्थान, नए उद्योग के बाढ़ आ जाएगी जब ये एनएच पर हो जाएगा और राष्ट्रीय क्षितिज पर आ जाएगा।
वो बड़ा काम है, वो हजारों काम के बराबर है। बेनीपट्टी की जो वर्तमान विधायिका भावना झा है, उनका दावा है कि उन्होंने क्षेत्र में सड़कों का जाल बिछाया है। यह कितना सत्य है? मैं उनके कामों का कोई चुनौती नहीं देना चाहता। ये उनका काम है, वो अपनी बातों को बताएं कि उन्होंने क्या किया और नहीं किया। ये हर विधायक का काम है कि वो कितना किया है और नहीं किया है। मैं इसमें उनके कामों की व्याख्या नहीं करना चाहता, उनको खुद करना चाहिए। तो बेनीपट्टी की जनता सहित जिले के जनताओं का एक आप पर आरोप है कि आप जिस विभाग के मंत्री हैं, उस विभाग के द्वारा जल नल योजना का कार्य बड़ी तेजी से किया जाता है। उसमें काफी तौर पर भ्रष्टाचार और अनियमितता है। इसमें आपने अभी तक उस पर कोई कार्रवाई की कि नहीं? देखिए, लोगों को समझ नहीं है, या पत्रकार लोगों को भी समझने में भूल हो रही है कि दो विभाग मिलकर काम करता है जल नल में। एक तो पंचायती राज विभाग है और दूसरा PHED विभाग है। और जो पंचायती राज विभाग है वो काम मेरे जिम्मे नहीं है, वो पंचायती राज मंत्री कपिल देव कामत के जिम्मे है। बेनीपट्टी की 11 पंचायतों में जो नल जल हो रहा है वो PHED के जिम्मे है, जिसमें आज तक मुझे किसी ने भ्रष्टाचार का कोई आवेदन नहीं दिया। यदि भ्रष्टाचार का कोई आवेदन उन 11 पंचायतों में दिएगा तो मैं कठोर कार्रवाई करूंगा। हालांकि अब तो आचार संहिता लग गया, लेकिन मैं रिकमेंडेशन करूंगा। लेकिन आज तक बेनीपट्टी में एक भी आवेदन मुझे नहीं पड़ा इन 11 पंचायतों में कहीं भ्रष्टाचार। आप अगर इस बार मत अपने विधायक के लिए जनताओं से मत मांगने के लिए जाएंगे तो कौन क्या कह के आप मत लेंगे? आपने क्या किया है बेनीपट्टी के लिए? देखिए, मैं कह के ये कहूँगा कि पिछली बार मैं हार गया, उसका मैं विश्लेषण किया। मेरे कामों के अतिरिक्त सबसे बड़ी मेरी कमजोरी थी कि मेरे नेता ने शिफ्ट कर लिया था। नीतीश कुमार भी चले गए थे उस समय में। आज मेरे नेता नीतीश कुमार मेरे साथ हैं और बिहार में लालू यादव के जंगल राज को लोगों ने देखा है, उस रंगदारी को, उस जातीय हिंसा को लेकर देखा है। उसका बेटा जो भ्रष्टाचार के फल बढ़कर बड़ा हुआ है और उसके जिम्मे लोग देना चाहते हैं बिहार। हम उससे सबसे पहले बेनीपट्टी की जनता से अपील करेंगे कि आप फिर लालू यादव के बेटे के हाथ में नहीं दीजिए। वो तो और भी नौसिखिया है, जो लालू यादव के 8,000 करोड़ का वारिस है और उसी को खा रहा है, चांदी के चम्मच लेकर पैदा हुआ है। आप पुनः नीतीश कुमार पर भरोसा करें, उसे मुख्यमंत्री बनाएं और इसलिए तब मुझे जिताना है। लेकिन मुझे एक शिकायत यहाँ के विधायक भावना जी से है, क्या वो महागठबंधन की है? किस दल से है? उनको महागठबंधन ने यहाँ जिताया, लेकिन वो जीतते ही महागठबंधन का जब लोकसभा का चुनाव आया, उन्होंने महागठबंधन की मदद नहीं की, उन्होंने कृतज्ञ हो गए। उन्होंने राजद के जो उम्मीदवार थे उसकी मदद नहीं की। वो क्या वो कांग्रेसी है या वो शकील अहमद के आदमी? कुछ तो उनको बताना पड़े। शकील अहमद जहाँ जहाँ जाएगा तो उनकी राजनीतिक प्रतिबद्धता क्या है, उनकी सैद्धांतिक प्रतिबद्धता क्या है? वो जुगेश्वर बाबू की बेटी है। जुगेश्वर बाबू सिद्धांत के लिए लड़ते थे, अड़ते थे। उन्हें भी अड़ने की जरूरत थी, जिसमें वो नकारा साबित हुए हैं। उन्होंने महागठबंधन के पीठ में 2019 में जो छुरा भोंका, वो छुरा महागठबंधन के लोगों का भावना के लिए तैयार है। मेरी लड़ाई तो दूसरी है। बेनीपट्टी क्षेत्र के मतदाताओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? कि बिहार के विकास के लिए 15 साल का विनाश और 15 साल के विकास के बीच लड़ाई है। विनाश को याद करिए, भले ही अभी नई जो 15 साल वाली पीढ़ी है, 15 से 30 बरस की, उन्होंने नहीं देखा, लेकिन हम लोगों ने देखा है कैसे भी एक रोड नहीं हुआ करता था, एक बिजली नहीं होती थी, महीनों शहरों में बिजली नहीं आती थी। प्रोफेसर लोग बैठे हैं, 8-8 महीने तक घा नहीं मिलते थे। एक मकान बनाइए तो रंगदारी लगता था, गुंडागर्दी टैक्स लगता था। क्या वो राज फिर लाना चाहते हैं? इसलिए फिर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाइए और हमें जिताइए। एक अंत में एक सवाल है, बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र में एक चर्चा है कि आपने जो टिकट लाया है, इससे पहले यहाँ के पूर्व जिला अध्यक्ष आपके भाजपा के घनश्याम ठाकुर हैं, उनके ये माथे टिकट जा रहा था, आपने दबाव में यह टिकट को प्राप्त किया है। देखिए, हमारी पार्टी को जो नहीं जानते हैं वो ऐसी बातें करते हैं। ये कांग्रेस नहीं, जहाँ बाप बेटी को, बेटे बाप को टिकट मिलता है, जहाँ की अध्यक्ष माँ और बेटी होती है। ये राजद नहीं है, जहाँ का अध्यक्ष या तो पति होगा या पत्नी होगा, नहीं होगा उसका बेटा होगा। ये पार्टी नहीं, ये कार्यकर्ताओं का दल है। उसमें बजाते पार्लियामेंट्री बोर्ड है और उसमें भारतीय जनता पार्टी जब पार्लियामेंट्री बोर्ड निर्णय करता है, उनको कोई चुनौती देने का अधिकार
पार्टी का तो नहीं है, बाहर के लोगों को भी इसकी पारदर्शिता का मालूम है, कोई दबाव नहीं दे सकता है। इसीलिए ऐसा कोई बात नहीं है। पार्टी में निर्णय जो होता है सब मान्य होता है, जो मान्य नहीं कर रहे हैं उन्हें अपने पर विचार करना चाहिए। एक चीज और कहना है कि बिहार सहित देश के कई दिग्गज नेताओं ने एक संदेश फेसबुक या सोशल मीडिया पर दिया है कि मिथिला ब्राह्मणों का क्षेत्र है और यहाँ ललित बाबू, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र के बाद भोगेंद्र झा के बाद आपका नाम ब्राह्मण नेताओं में लिया जा रहा है। यह सत्य है कि नहीं? ये असत्य है। किसी एक जात का कोई इलाका नहीं हो सकता, ब्राह्मण हो कि राजपूत हो या कोई यादव हो, ये समाज का इलाका होता है। ये मिथिला समाज है, मिथिला की महान संस्कृति सबकी संस्कृति है, उसका है, किसी एक जात का नहीं है। संजोग है कि मैं ब्राह्मण जात से हूँ, या संजोग है कि यहाँ से कर्पूरी ठाकुर जैसे लोग मुख्यमंत्री हुए, वो भी मैथिल थे, वो भी मिथिला के थे। इसलिए जो ऐसी बातें करते हैं उन्हें मिथिला का इतिहास, संस्कृति, भूगोल की जानकारी नहीं। कृपया जानकारी ले लें। मिथिला की महान संस्कृति बंठा चमार, महान संस्कृति लौड़िक, सलहेस, दीना भद्री, विद्यापति और कालिदास से जुड़ती है। ये किसी एक जात से नहीं जुड़ती। जो ऐसा करते हैं वो भ्रम फैला रहे हैं। हमने अभी विनोद नारायण झा जो बेनीपट्टी के विधानसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, उन्होंने आज 2020 के चुनाव में बिगुल फूंक दिया है और उन्होंने चुनाव को प्रारंभ किया जनप्रतिनिधि की हैसियत से। आज कपिलेश्वर स्थान से इन्होंने अपना यात्रा प्रारंभ किया। उच्चैठ भगवती के बाद उन्होंने अपने आवास पर आकर रीता न्यूज से बातचीत की। इसके लिए आपको धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।